नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और हम सत्र 2 के अंतर्गत तीसरा जो पाठ है विमला की शादी, ये व्यंग्य रचना जिसको सुधीर ओखदे जी ने लिखा है, इसकी हमने शुरुआत की है। पिछले लेक्चर में हमने इस रचना में आने वाले पात्रों का परिचय संक्षेप में देखा है और साथ ही साथ हमने इस रचना की कथा वस्तु को भी थोड़ा सा देखना शुरू किया है। और उस रचना के मध्य भाग तक या मध्य स्थान तक हम पहुंच चुके हैं, जहां पे हमने देखा कि एक रामधन चाचा जो है वो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क के तौर पर काम कर रहे थे और वो इस रचना के प्रमुख पात्र के तौर पर यहाँ पे सामने दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इस रामधन चाचा की एक बेटी है जिसकी उम्र जो है शादी योग्य हो गई है, उसका नाम है विमला। और उस विमला की शादी की चर्चा जो है या विमला की शादी को लेकर रामधन चाचा अब बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सरकारी दफ्तर में लगभग 48 साल उन्होंने नौकरी की है और नौकरी करने के पश्चात वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब तक हमने कथावस्तु में देखा कि रामधन चाचा जो है, जिन्होंने नौकरी करने के बाद जो भी कुछ जायदाद कमाई है, अर्थात रिश्वत लेकर रिश्वत के आधार पर जमीन, घर, सभी सुख सुविधाएं जो है उन्होंने किस प्रकार इकट्ठा की है, ये बातें थोड़ी सी अब तक की कथावस्तु में आ गई है। उसके बाद जब ये बात आ जाती है कि विमला की शादी की उम्र हो चुकी है, अब रामधन चाचा जो है बिल्कुल भी विमला की शादी के खर्चे को लेकर चिंतित नहीं है। उन्होंने पूरा का पूरा शादी का इंतजाम करके रखा है। मतलब उनके पास धन दौलत इतनी है कि वो बेफिक्र है कि वो आसानी से जो है विमला की शादी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रिश्वत के आधार पर बहुत सारी कमाई जो है वहां पे की थी। इसलिए वो निश्चिंत है कि विमला की शादी बेफिक्र वहां पे संपन्न हो सकती है और पूरा इंतजाम उन्होंने वहां पे करके रखा है। बाद में इस रचना में विमला जो लड़की का नाम यहाँ पे बताया गया है या रामधन चाचा की बेटी कहा गया है, उसका वहां पे वर्णन बताया गया है कि वो एक सुंदर है, सुडौल है, उसके बड़े बड़े घोटालों से आंखें हैं, मतलब बड़ी आंखें हैं। तो ये जो कुछ शब्दांकन किया गया है सुधीर ओखदे जी ने, उनकी एक अपनी क्षमता है और उसके आधार पर उन्होंने विमला की वहां पे रंग गोरा, उच्च पद सा गोरा रंग, घोटालों सी बड़ी बड़ी आंखें, रिश्वत से लुभावने ओठ, अर्थात रिश्वत दी जाए इस प्रकार के ओठ जो है वहां पे उन्होंने बताई है। आश्वासन सी मधुर सी वाणी, अर्थात जो बड़े बड़े नेता लोग जो आश्वासन देते हैं उस प्रकार की मधुर वाणी जो है उसकी है। लंबी रकम सा लंबा कद जो है, मतलब बहुत बड़ी लंबी रकम देनी पड़े, इतना बड़ा इसका कद है। तो धन धान्य से भरी हुई मर्सिडीज जिस प्रकार होती है उसी प्रकार वो विमला जो है उनको दिखाई दे रही है, उन्होंने बताया है। तो इस विमला की सुंदरता, उसकी सुडौलता और ऊंची कदकाठी के कारण जो है गांव के युवा जो है उसके पीछे या उसके घर के आसपास हुए निरंतर वहां पे मंडराते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो मुसीबत है अब वहां पे रामधन चाचा को दिखाई दे रही है और गांव के ही नहीं लेकिन पास पड़ोस के गांव के युवा भी जो है अब वो गांव में घूमने के लिए आने लगे हैं, विमला की एक नजर को देखने के लिए वहां पे मंडराते रहते हैं। और उसके कारण गांव में बहुत सारी तब्दीलियां हुई है, बहुत सारा बदलाव हो चुका है। गांव में पुलिस लोगों का काम बढ़ चुका है, दुकानदार का भी वहां पे काम जो है या दुकानदार का खपत जो है उसकी वहां पे बढ़ चुकी है। तो ये सभी बातें जो है एक विमला जो है गांव में आने के कारण वहां पे किस प्रकार हो चुकी है, ये बातें थोड़ी सी अब तक हमने देखी है। अब रामधन चाचा जो है, मतलब ये सभी बातें अब तक हमने जो कथावस्तु देखी थी उसमें आ गई है। यहां से आगे की बातें मैं अब आपके सामने रखूंगा। देखिए, रामधन चाचा आजकल कुछ इसी कारण चिंतित है। मतलब रामधन चाचा जो है आज उनके पीछे परेशानी यह है, विमला की शादी के खर्चों को लेकर परेशानी नहीं है, बल्कि उनकी चिंता यह है कि गांव छोटा है और स्वर्ण पदक किसे नहीं भाता, और उनकी लड़की जो है स्वर्ण पदक के जैसी ही है और स्वर्ण पदक किसी को नहीं चाहिए। तो गांव में छोटा गांव होने के कारण हर कोई लड़का जो है विमला को पाने की कोशिश कर रहा है और स्वर्ण पदक किसी को नहीं भाता। हो सकता है कोई प्रतियोगिता के नियमों को तोड़कर वाम मार्ग से सामने आ खड़ा हो तो क्या होगा। मतलब
अब रामधन चाचा की चिंता यह है कि हमारी लड़की तो सुंदर है, अब उसकी शादी भी करनी है, लेकिन स्वर्ण पदक जैसी लड़की हमारी होने के कारण अगर कोई प्रतियोगिता तोड़कर कोई नवयुवक या कोई लड़का जो है हमारे सामने खड़ा हो जाए तो वहां पे बहुत बड़ी चिंता की बात हो सकती है। इसलिए रामधन चाचा थोड़े परेशान है। बिटिया की जवानी घर में तो छिपाई नहीं जा सकती, अर्थात उनकी बेटी अब जवान हो चुकी है, शादी की उम्र उसकी हो गई है, 19-20 साल उसकी उम्र है। अब वो उसकी जवानी के चरम स्तर पर पहुंच चुकी है और उसकी जवानी को ढका नहीं जा सकता, घर में कमरे में बंद नहीं किया जा सकता। और केवल जवानी होती तो इतनी चिंता नहीं थी, मतलब जवानी तो हर किसी की होती है, केवल जवानी नहीं होती तो इतनी चिंता नहीं थी। केवल जवानी विवाह की मोहताज नहीं होती, मतलब जवान हो चुके हैं इसलिए विवाह करना चाहिए ऐसी बात नहीं है। बात तो दूसरी है। देखिए बात क्या है कि सुंदरता समृद्धता के साथ जो ज्यादा हाहाकारी होती है, मतलब जवानी क्या होती है कि अगर वो उस जवानी में सुंदरता है, समृद्धता है, हर कोई वहां पे लपकने की कोशिश करता है, हर कोई लड़का जो है वहां पे लालायित हो जाता है। इसका मतलब ये है कि रामधन चाचा इस बात से परेशान है, उनकी बेटी जवान हो चुकी है और वो सुंदर भी है और वो रामधन चाचा सधन भी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो ऐसी लड़की को कोई भी पसंद कर सकता है। तो उनके सामने ये चिंता है। विमला वेतन की नहीं बल्कि रिश्वत की रकम सी थी, मतलब विमला के साथ जो शादी करेगा उसको सभी प्रकार के सुख वहां पे मिल जाएंगे। उसके पीछे की वजह यह थी कि विमला जो है हर महीने मिलने वाले वेतन के जैसी नहीं थी, बल्कि एक रिश्वत के तौर पर, बहुत बड़ी रकम के तौर पर वहां पे मिल सकती है। तो अतः ज्यादा लुभावनी थी, मतलब हर महीने वेतन का इंतजार करना पड़ता है लेकिन रिश्वत कभी भी आ सकती है, उस प्रकार से विमला वहां पे थी और इसलिए ये ज्यादा आकर्षक थी, ज्यादा लुभावनी थी। उसके बाद क्या कहते देखिए, रामधन चाचा की जानकारी के अनुसार विमला के दीवानों में 3 उम्मीदवार प्रमुख थे, मतलब जब तक वहां पे उनको बात चली थी कि विमला की शादी, जब ये बात चर्चा चल रही है तो 3 लड़के जो है उनके विचार में थे और उनकी बात जो है रामधन चाचा तक पहुंच चुकी थी। वैसे तो सारा गांव उम्मीद था, मतलब उन्मादित था, मतलब सभी गांव के लड़के जो है उल्लासित थे, उन्मादित थे कि वो विमला के साथ शादी करें, लेकिन रामधन चाचा की नजर से केवल 3 ही लड़के जो है वहां पे उनके विचार में आ रहे थे। और वो लड़के कौन है देखिए, वैसे तो पूरा गांव जो है उन्मादित था, पर रामधन चाचा जिन्हें गंभीरता से ले सकते थे वे 3 उम्मीदवार थे, बिरजू, नागेश और हेमंत। अर्थात सभी लड़के उत्साहित थे लेकिन सभी गांव के लड़कों में से केवल 3 लड़के जो है रामधन चाचा जिनके बारे में सोच रहे थे, उसमें से पहला लड़का है बिरजू, दूसरा है नागेश और तीसरा है हेमंत। अब क्या होता है देखिए, विमला तीनों को देखकर मुस्कुराती थी, मतलब अब रामधन चाचा को यह भी पता है कि ये 3 लड़के उनकी नजर में हैं और विमला भी जो है इन्हें तीनों को देखकर जो है मुस्कुराती थी, इटलाती थी, बलखाती थी। अभी तक मात्र नजरों का ही खेल चल रहा था, मतलब विमला के सामने भी ये 3 प्रस्ताव आ चुके थे और विमला जो है तीनों के साथ आंख मिचोली कर रही थी, तीनों के साथ वहां पे बलकाती थी, इटलाती थी। अभी तक नजरों का खेल चल रहा था, वो उन्हें तोल रही थी, मतलब विमला भी क्या कर रही थी, इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन है, सबसे मेरे लायक कौन है। प्रेम विवाह में सदैव लड़के ही तौले जाते हैं, मतलब अब ये प्रेम की बात जब आ जाती है तो हमेशा लड़कों को तोला जाता है कि तीनों में से बेहतर कौन है, अर्थात ये तीनों में से बेहतर को वो तौल रही थी। और बिरजू, अभी उनके बारे में जब जानकारी मिली तो ये 3 लड़के कौन है देखिए, बिरजू गांव की प्राथमिक शाला में अध्यापक है, जैसे हमने परिचय में देखा कि बिरजू जो है वो गांव की प्राथमिक शाला में अध्यापक है अतः गंभीरता से प्रेम को ले रहा है, मतलब ये अध्यापक होने के कारण, वो ज्ञानदान का कर्म करने के कारण, एक अच्छी फील्ड में होने के कारण वो प्रेम को भी जो है बहुत ही गंभीरता से ले रहा है। रामधन चाचा को अचानक आदर देने लगा है, मतलब ये बिरजू नामक जो अध्यापक है प्राथमिक स्कूल का, ये रामधन चाचा को भी अचानक से वो आदर देने लगा है। इसके पहले ज्यादा ये बात नहीं थी,
लेकिन जब से ये बातें चल रही है बिरजू और विमला की शादी को लेकर, अब वो बिरजू जो है रामधन चाचा को आदर देने लगा है। उन्हें दूर से देखकर कमान की तरह झुक जाता है, मतलब विनम्रता प्रदर्शन वहां पे किया जा रहा है। बिरजू भी जो है अब लड़की का पिता है बोल के उनके सामने जो है कमान की तरह झुक रहा है, जैसे किसी दल के विधायक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मुख झुके रहते हैं। मतलब किसी दल का जो नेता होता है या दल का जो प्रमुख होता है उसके वह जो है किसी अपने राष्ट्र के अध्यक्ष के सम्मुख झुक जाते हैं, लगभग उसी प्रकार बिरजू भी जो है आजकल रामधन चाचा के सामने झुक रहा है। विमला को देखकर केवल नजरों में ही मुस्कुराता है, मतलब अब वो विमला को तो हर रोज देखता है और देखने के बाद नजरों में ही मुस्कुराता है। एक दिन रामधन चाचा ने उसे घर बुलाया, मतलब उसको जो है आमंत्रण भेजा है, बुलावा भेजा है और रामधन चाचा जो है बिरजू को घर बुलाते हैं। देखिए बिरजू ने उस दिन नए परिधान धारण किए। अब लड़की के पिता ने लड़की को वहां पे घर बुलाया है, अब बिरजू भी वहां पे उत्साहित है, वो नए कपड़े पहनता है और शाम की चाय के समय रामधन चाचा के दरबार में पहुंच गया। मतलब वो बिरजू भी जो है नए कपड़े पहनकर जो है शाम की चाय के समय जो है उनके घर पर वहां पे पहुंच गया है। रामधन चाचा ने उसका पूरा निरीक्षण किया। अब रामधन चाचा लड़की के पिता जो है अपने लड़की योग्य लड़के को जो है वहां पे निहार रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। अब रामधन चाचा जो है बिरजू का वहां पे निरीक्षण कर रहे हैं, उससे संवाद स्थापित किया और उन्होंने उसके साथ बातचीत करना शुरू की। और वो बातचीत के तौर पर हम जो देखते हैं कि किसी लड़के को लड़की देखने की बात चल रही होती है या लड़की को लड़का देखने की बात चल रही होती है तो कुछ सवाल जवाब होते हैं, तो उस प्रकार की वहां पे बातचीत वहां पे होने लगी है। और वो बातचीत क्या है देखिए, अब रामधन चाचा जो है बिरजू को उन्होंने बुलाया है, चाय के समय पर वो आ गया है। अब रामधन चाचा ने बिरजू को अच्छी तरह से निहार लिया है, अब उसको कुछ वो पूछ रहे हैं और वो सवाल जो है वो किस प्रकार के हैं और बिरजू उसके उत्तर क्या देता है, उसके आधार पर रामधन चाचा अनुमान लगाने वाले हैं कि मेरी बेटी किसके साथ सबसे ज्यादा सुखी रहेगी। तो किस प्रकार के प्रश्न है देखिए, रामधन चाचा बिरजू को पूछ रहे हैं जीवन की सार्थकता किसमें है। अब रामधन चाचा ने पहला सवाल बिरजू को किया है कि जीवन की सार्थकता किसमें है, तो बिरजू अपने सधे दिमाग से जो है वहां पे उत्तर देता है जीवन की सार्थकता समाधान में है। अर्थात जब पूछा गया कि जीवन की सार्थकता किसमें है तो बिरजू कहता है कि जीवन की सार्थकता समाधान में है। तो बिरजू रामधन चाचा दूसरा सवाल करते हैं तो पैसा क्या है, तो पैसा क्या है, तब वहां पे पूछने के बाद वो बिरजू जो है वो उत्तर दे देता है पैसा मात्र छल है, हाथ का मैल है। मतलब बिरजू की नजर से पैसा एक छल का एक षड्यंत्र है या छल का साधन है और हाथों का मैल है। जिस प्रकार हाथों पर मैल जमा हो जाती है उसी प्रकार निकल भी जाती है, उस प्रकार से पैसा जो है हाथों का मैल है और एक प्रकार से छल भी है। तीसरा सवाल रामधन चाचा बिरजू को कर रहे हैं रिश्वत क्या है, और रिश्वत क्या है कहने के बाद वहां पे बिरजू कह रहा है कि रिश्वत लेना पाप है, अपराध है। अब बिरजू की नजर से रिश्वत के बारे में जब कहा गया तब वो कह रहे हैं रिश्वत एक पाप है और अपराध है। अगला प्रश्न जो है रामधन चाचा बिरजू को कर रहे हैं, अपने प्रेम से अपने परिवार पत्नी को कैसे सुखी रखोगे। मतलब अगला प्रश्न रामधन चाचा ने बिरजू को किया कि ठीक है पैसा रिश्वत लेना पाप है, अपराध है, तो पत्नी को कैसे सुखी रखोगे। तो वहां पे बिरजू कहता है कि मैं अपने प्रेम से अपने पत्नी को सुखी रखूंगा, अपने परिवार की मधुर छाया में हमेशा उसको रखूंगा। अर्थात मेरी पत्नी को किसी भी प्रकार की कमी जो है या किसी भी प्रकार का कष्ट जो है मैं नहीं होने दूंगा। मैं अपने प्रेम से अपने परिवार की मधुर छाया से उसको सुखी रखने की कोशिश करूंगा। अर्थात ये 4 सवाल जो है वहां पे रामधन चाचा ने बिरजू को पूछे हैं। इतना पूछने के बाद अब रामधन चाचा उस बिरजू को कहते हैं कि आप जा सकते हो। मतलब उन्होंने उसको वहां पे जाने की अनुमति दी है और कहा है कि तुम जा सकते हो। अब दूसरा जो लड़का है उसको लेकर भी वहां पे बात आ गई है। दूसरा लड़का है नागेश। नागेश का परिचय हमने देखा कि ये सरकारी अस्पताल में आयुर्वेदिक डॉक्टर है। एक बार विमला को सर्दी खांसी की शिकायत हुई थी, तब विमला के संपर्क में आया था।
मतलब ये आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के कारण जब विमला को सर्दी खांसी हो गई, तब ये विमला की और उसकी जो है वहां पे मुलाकात हो गई, और 3 माह से लगातार चूरन की पुड़िया खिलाए जा रहा है। मतलब अब ये नागेश भी है थोड़ा सा विमला पर लट्टू हो चुका है, और वो 3 माह से लगातार जो है कोई भी कारण लेकर जो है वहां पे विमला के पास आने की कोशिश करता है, और 3 माह से लगातार वो चूरन की पुड़िया जो है विमला को खिला रहा है। कहता है सर्दी खांसी जड़ से दूर कर दूंगा। मतलब कह रहा है कि मैं विमला की जो सर्दी खांसी है मैं वो पूरी तरह से जड़ से निकाल दूंगा। नाड़ी परीक्षण के समय विमला को टुकुर टुकुर ताकता रहता है। जब भी वो उपचार के तौर पर वहां पे बहाना बनाकर आता है, तो नाड़ी परीक्षण जब वो कर रहा होता है, नाड़ी देख रहा होता है, तो बार बार वो जो है टुकुर टुकुर देखता रहता है। विमला शर्माती है तो स्वयं भी शर्माता है। मतलब विमला भी शर्माती है और वो नागेश भी जो है वहां पे शर्माता है। आज उसे संदेशा मिला है कि उसे रामधन चाचा ने घर बुलाया है। अब यहाँ पे रामधन चाचा ने भी इस नागेश जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर को वहां पे विमला के पति के तौर पर वहां पे बुलाया है, और वो उनके घर पहुंचता है। अब घर पर पहुंचने के बाद जिस प्रकार बिरजू गया था उसी प्रकार नागेश भी उनके घर पर गया है, और नागेश के सामने वहां पे रामधन चाचा है, और रामधन चाचा अब नागेश का निरीक्षण कर रहे हैं, निहार रहे हैं, और जिस प्रकार बिरजू के साथ उन्होंने बातचीत की थी, संवाद किया था या कुछ सवाल पूछे थे, उसी प्रकार से ये नागेश को भी पूछ रहे हैं। कैसे देखिए, उनका सवाल वही है, पहला सवाल जो बिरजू को पूछा था, जीवन की सार्थकता किसमें है। अब जीवन की सार्थकता किसमें है, इस प्रश्न का उत्तर जो है नागेश अपने नजर से, अपनी मानसिकता से वो दे देता है कि जीवन की सार्थकता स्वस्थ निरोगी शरीर में है। अर्थात ये स्वास्थ्य के साथ जुड़ा होने के कारण, डॉक्टर होने के कारण वो कह रहा है कि जीवन की सार्थकता स्वस्थ निरोगी शरीर में है। तो बिरजू ने बताया था जीवन की सार्थकता समाधान में है। तो वो अपने अपने नजरिए से वो सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। दूसरा सवाल रामधन चाचा नागेश को पूछ रहे हैं, पैसा क्या है। तो पैसा क्या है कहने के बाद नागेश अपनी नजर से पैसे का मूल्य जो है वो बता रहा है, उसका उत्तर बता रहा है, मेहनत की कमाई, पेशेंट की फीस, सरकार की पगार। नागेश की दृष्टि से पैसा जो है पेशेंट की कमाई है, पेशेंट की फीस है, मेहनत की कमाई है और सरकार की तौर से मिलने वाला पगार है। तो पैसा मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तीसरा सवाल वो पूछते हैं, रामधन चाचा नागेश को पूछ रहे हैं, रिश्वत क्या है। अब ये रिश्वत क्या है कहने के बाद अब वो नागेश कहता है, रिश्वत भी मेरी नजर से गुनाह है। जिस प्रकार बिरजू ने कहा था कि रिश्वत मेरी नजर से अपराध है, उसी प्रकार ये नागेश भी जो है वहां पे कह रहा है कि रिश्वत मेरी नजर से गुनाह है। अगला और अंतिम सवाल रामधन चाचा नागेश को पूछते हैं, कहते हैं, पत्नी को कैसे सुखी रखोगे। अब ये पत्नी को कैसे सुखी रखोगे कहने के बाद वो जवाब में कह देता है, अपनी तनख्वाह से, अपनी दवाइयों से, अपने प्रेम से। लगभग वही उत्तर जो है नागेश भी जो है रामधन चाचा को दे रहा है कि पत्नी को कैसे सुखी रखोगे। तो वो कह रहा है कि मैं अपनी तनख्वाह से, अपनी दवाइयों से, अगर कोई बीमारी उसको हो जाती है, मैं अपनी दवाइयों से, अपने पैसों से, तनख्वाह से और अपने प्रेम से उसको सुखी रखने की कोशिश करेगा। तो ये उत्तर सुनने के बाद, जवाब सुनने के बाद रामधन चाचा नागेश को भी कहते हैं, आप जा सकते हो, अर्थात उसको भेज देते हैं। अब 2 लड़के के साथ उनके विचारों को ताकने के बाद जो है अब तीसरे लड़के के बारे में हम जानने वाले हैं। रामधन चाचा के विचार में जो था, अब तीसरा लड़का है हेमंत। अब ये हेमंत जो है गांव का थानेदार है, मतलब यहाँ पे पुलिस थाना है और उस पुलिस थाने में ये हेमंत जो है थानेदार है। अब उसके बारे में जानकारी देखिए, सरकारी जीप से एक चक्कर पूरे गांव का जरूर लगाता है। मतलब ये थानेदार होने के कारण सरकार की तरफ से जो जीप मिलती है घूमने के लिए, वो गांव का चक्कर जरूर लगाता है। जब से रामधन चाचा गांव में रहने आए हैं, थानेदार साहब की गश्त में तेजी आ गई है। मतलब रामधन चाचा नौकरी से सेवानिवृत्त होकर जब गांव में रहने आ गए, तब ये जो थानेदार है बार बार उनकी गश्ती जो है या उनकी जो फेरे है वो वहां पे बढ़ गए हैं। अब तो जब तक उनकी जीप
विमला के आसपास से गुजरती रहती है। मतलब जब देखा जाए, अब जब उन्होंने देखा, इस हेमंत ने, इस थानेदार ने विमला को जब देखा तो बार बार जो है उनकी जीप जो है, उनकी गश्त जो है विमला के आसपास से गुजरती हुई दिखाई देती है। वह विमला को देखकर कभी कभी सौम्य गालियां भी देता है। मतलब विमला को देखकर जो है कभी कभी वो सौम्य गालियां भी देता है। मतलब उसकी सुंदरता का वो कायल हो चुका है और उसकी सुंदरता को देखकर जो है वो वहां पे कभी कभी गालियां भी देता हुआ दिखाई देता है। इन गालियों की चर्चा पूरे थाने में है। अब उनकी गालियां बढ़ चुकी है तो उनकी गाली देने की जो आदत है अब उसकी चर्चा जो है उनके थाने में होने लगी है। गालियों की सौम्यता के कारण थाने के लोग विमला को बाई साहिब मानने लगे। मतलब जो गालियां देते हैं, जो गुस्से में दी जाती है, लेकिन थानेदार साहब हेमंत की जो गालियां है वो थोड़ी सी सौम्य मात्रा में दी गई है और इस वजह से सभी लोग जो है विमला को बाई साहिब के रूप में वहां पे देख रहे हैं, मानने लगे हैं। अब हेमंत अभी हफ्ता वसूली से लौटा है। मतलब हेमंत जो है थाने में काम कर रहा है, पुलिस थाने में है और वो हफ्ता वसूली से लौटा है। मतलब जो हफ्ते दिए जाते हैं, जो गलत काम करते हैं लोग, उसके कुछ हफ्ते जो है उनके तय होते हैं, तो ये हफ्ते लेकर वो लौटा है। मुख पर परम संतोष है। मतलब ऊपर की कमाई मिलने के कारण उसका मुख जो है सदैव आनंदी रहता है। रास्ते में 2 मवालियों से तकरार भी हुई थी। मतलब रास्ते में आने वाले 2 ऐसे गुंडा लोग जो होते हैं उनके साथ उसकी तकरार भी हुई थी। उन्हें पवित्र रिश्तों से जुड़ी गालियों से नवाज कर थानेदार पूर्ण संतुष्ट नजर आ रहे थे। मतलब जो मवाली उसके साथ भिड़ चुके थे उसको बहुत पवित्र रिश्तों की गालियां देकर जो है वो संतुष्ट हो चुके हैं। उन्हें रामधन चाचा का न्योता मिला है। अब बात यह हो चुकी है कि रामधन चाचा ने हेमंत को भी वहां पे घर बुलाया है, उनका आमंत्रण मिल गया है। थानेदार साहब मुस्कुराए और बोले, बुढ़ऊ रास्ते पर आ गया लगता है। अब ये थानेदार जो है होने वाले ससुर को भी किस प्रकार की भाषा बोलता है, देखिए, बुढ़ऊ रास्ते पर आ गया लगता है। मतलब ये जो बूढ़ा आदमी है अब शायद अब ठिकाने पे आ गया है, रास्ते पर आ गया है। साला मेरे से कुछ ज्यादा ही सरकारी आदमी है। मतलब मैं जिस ओहदे का हूं उससे कई ओहदे का वो ज्यादा लगता है। शाम को निर्धारित समय पर हेमंत रामधन चाचा के सामने मुंह पर सिगारेट का धुआं उड़ाता हुआ बैठा है। अब देखिए, ये पुलिसकर्मी है, थानेदार है, अब उसका जो रौब है तो उसी रूप में वहां पे दिखाया गया है। अब ये हेमंत जो है होने वाले ससुर के सामने जाकर बैठा है और जाकर बैठा है तो उसी रुबाब के साथ बैठा है, हाथ में सिगारेट है और उसका धुआं उड़ाता हुआ रामधन चाचा के सामने बैठा है। कैसे, देखिए, अब लगभग वही बातें रामधन चाचा ने हेमंत को भी निरीक्षण किया है, उसको निहारा है और निहारने के पश्चात जिस प्रकार बिरजू और नागेश को कुछ सवाल पूछे थे, लगभग वही सवाल जो है हेमंत को पूछे जा रहे हैं और उसके जवाब में हेमंत क्या कह रहा है, देखिए। अब इसके आधार पर रामधन चाचा जो है इन तीनों का मूल्यांकन करेंगे और अपने बेटी का हाथ जो है इन तीनों में से किसी एक के हाथ में देने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला सवाल वही है, जीवन की सार्थकता किसमें है, यह सवाल हेमंत को पूछा गया है। हेमंत उसका जवाब देता है, अबे रिश्ता तो कर, तुम सबका जीवन सार्थक कर दूंगा। अब जवाब में वो क्या कह रहा है, तुम सबसे पहले मेरे साथ रिश्ता तो करो, तुम सब लोगों का जीवन जो है सार्थक कर दूंगा। अर्थात रिश्ता पहले कर दो, मैं तुम्हें पैसों से मालामाल कर दूंगा, रिश्वत से मालामाल कर दूंगा, तुम्हारी लड़की की मतलब जीवन की सार्थकता है वो तुम भूल जाओगे, तो पहले तुम रिश्ता मेरे साथ करो, ऐसा वो हेमंत जवाब दे रहा है। फिर दूसरा सवाल रामधन चाचा पूछते हैं, पैसा क्या है, तो हेमंत उसके जवाब में कहता है, जीवन की मुस्कान है, सुख समृद्धि सब कुछ है, तू कितना देगा दहेज में। अब ये अपने होने वाले ससुर को ही पूछ रहा है कि वो जीवन की मुस्कान है, पैसा मतलब क्या है, जीवन की मुस्कान है, सुख समृद्धि सब कुछ है, तू कितना देगा दहेज में, मुझे बता दे। अब ये पूछने के बाद अब रामधन चाचा अगला सवाल पूछते हैं, रिश्वत क्या है। अब रिश्वत क्या है कहने के बाद, रिश्वत तो जीवन है, अर्थों से भरा जीवन, तनख्वाह तो पत्नी है, रिश्वत प्रेमिका है। मतलब रिश्वत को लेकर हेमंत के जो ख्याल है, विचार है, वो कह रहा है रिश्वत तो पूरा जीवन है, अर्थों से भरा जीवन है, मतलब पैसों से भरा हुआ जीवन है,
तनख्वाह तो पत्नी है, मतलब जो महीने महीने में मिलने वाली जो तनख्वाह होती है वो पत्नी है। रिश्वत एक प्रेमिका के जैसी है, मदमाती गरमाती किसी पराई सौंदर्यवती की तरह लुभावनी होती है। मतलब रिश्वत भले महीने की तनख्वाह मिलती रहे, लेकिन रिश्वत के तौर पर अगर कोई बड़ी रकम वहां पे मिल जाती है तो हमेशा वो व्यक्ति जो है उसकी तरफ लुभावना हो जाता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। बुढ़ऊ रिश्वत को समझने में वर्षों लग जाएंगे। मतलब तुम जिसको लेकर सोच रहे हो उसको समझना है तो वर्षों लग जाएंगे, उसकी व्याख्या सीमित शब्दों में संभव नहीं है। अब हेमंत कितना, उसकी भाषा भी देखिए, वो किस प्रकार अविनम्रता के साथ, मतलब विनम्र न होकर वो किस प्रकार अपने होने वाले ससुर के साथ बातचीत कर रहा है। तो वहां पे बिरजू के विचार, नागेश के विचार और हेमंत के विचारों से आपको पता चल रहा होगा कि सही ख्याल, सही वर और सही जो दूल्हा है विमला के लिए कौन है, हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगला सवाल एक अंतिम है। देखिए रामधन चाचा वहां पे हेमंत को पूछते हैं पत्नी को कैसे सुखी रखोगे। तब वहां पे हेमंत जो है उत्तर दे रहा है, थानेदार से ऐसा प्रश्न पूछते समय तुम्हें शर्म नहीं आती। अर्थात वो घमंड में है, मैं एक थानेदार हूं और मुझे पूछ रहा है कि तुम्हारी पत्नी को तुम कैसे सुखी रखोगे, तुम्हें ये प्रश्न ही कैसे सूझा, ऐसा हेमंत को बताना है। हमारे यहाँ सिपाहियों की पत्नियां राज करती है, मतलब मैं जहां पे नौकरी कर रहा हूं, मैं तो थानेदार हूं, मेरी जो सिपाही है उनकी पत्नियां राज करती है और तू तो मेरे होने वाले पत्नी के सुख को लेकर शाशंकित है। भारतीय पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अर्थात वो हेमंत जो है अपने नौकरी पर इतना गर्व कर रहा है, इतना घमंड कर रहा है, उसको पता है कि इस नौकरी से कितनी कमाई की जाती है और मेरे सिपाही जो होते हैं उनकी पत्नियां राज कर रही है, तो मैं तो थानेदार हूं, मेरी पत्नी क्या करेगी। मतलब ऐसा प्रश्न पूछकर तुम एक प्रकार से भारत के पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। अब ये उत्तर मिलने के बाद अब रामधन चाचा जो है उस नतीजे तक आ गए हैं। अब क्या होता है देखिए आगे, पहले हम इस रचना को खत्म कर देते हैं, बाद में इनके द्वारा बताए गए उत्तर और उसके आधार पर जो भी कुछ लेखक कहना चाहते हैं उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो वहां पे ये जवाब मिलने के बाद रामधन चाचा क्या हुआ है देखिए, रामधन चाचा कृतकृत्य हो गए। अब तीनों वरों की मुलाकात या तीनों लड़कों की मुलाकात करने के बाद अब रामधन चाचा जो है कृतकृत्य हो गए हैं। कैसे देखिए, उनके हाथ थानेदार के सम्मुख जुड़ते चले गए। अब तीनों की मुलाकात होने के बाद पहले बिरजू को और नागेश को तो जाने की अनुमति दी थी, तुम जा सकते हो कहा था, लेकिन ये हेमंत के ख्याल, हेमंत के विचार सुनने के बाद रामधन चाचा के हाथ जो है अपने आप उसके सामने जुड़ गए हैं। उन्हें अपेक्षित वर जो मिल गया था, अर्थात अब उनको ये पता चल गया था कि उनके विमला की जो शादी की बात हो रही थी, अब विमला के लिए वर मिल गया है और वर ये था हेमंत। अब देखिए, विमला शर्माती सी थानेदार के सम्मुख आ गई, जिसे देखकर थानेदार के मुंह से फिर कोई सौम्य सी गाली निकली। अब ये फिर से एक बार उसकी सुंदरता का कायल होने के कारण फिर से एक बार अचानक से गाली जो है अपने आप वहां पे दे जाता है, और जिसे आज सबने सुना और सभी सुनकर जो है खिलखिलाकर हंस पड़े हैं। अब ये देखिए, रामधन चाचा ने अपने बेटी का हाथ जिस व्यक्ति के हाथ में दिया है उसकी नियत क्या है, वह स्वभाव से कैसा है, उसका स्वभाव, उसका चरित्र कैसा है, लगभग उसके ख्यालों से, उसके विचारों से है ये सामने आ गई है। और रामधन चाचा जो है अंत में अपने बेटी का हाथ जो है भ्रष्ट आदमी के हाथ में देते हैं। तो ये इस रचना का सार है। मैं अगले लेक्चर में इस रचना के माध्यम से सुधीर ओकदे जी क्या कहना चाहते हैं उसको थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।